हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के अप्लाइड जूलॉजी के लिए MCQ हम कर रहे हैं। ठीक है, 4 यूनिट मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। वो कौन कौन से यूनिट है? सेरिकल्चर, उसके MCQ भी हम कर चुके हैं। इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, बोन एंड कार्टिलेज एंड अप्लाइड जूलॉजी। आज अप्लाइड जूलॉजी के लास्ट टॉपिक के MCQ हम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा 4 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं विद MCQs। ठीक है, 5th यूनिट जो हमारी है वो है एक्वेटिक बायोलॉजी की यूनिट। ठीक है, जो अभी कंटिन्यूड रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है फिश टेक्नोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेयरिंग ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज इज टर्म्ड एज एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर या फिर एपीकल्चर। तो आपको पता है जब हम क्रॉप की रेयरिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। जब हम हनी बी को उगाते हैं हनी प्राप्त करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एपीकल्चर। पिसीकल्चर हम बोलते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ किसकी रेयरिंग करते हैं? फिश की। ठीक है, फिश की रेयरिंग जब हम करते हैं उसे हम बोलते हैं पिसीकल्चर। तो एक्वेटिक स्पीसीज, अगर आप प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी एक्वेटिक स्पीसीज को रेयर कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक्वाकल्चर कहलाता है। तो आपको ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि एक्वेटिक स्पीसीज बोला है तो ये पिसीकल्चर हो सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ फिशेस की बात हो रही हो तो आंसर होगा पिसीकल्चर। अगर एक्वेटिक स्पीसीज की बात हो रही है तो आंसर होगा एक्वाकल्चर। ठीक है, और एपीकल्चर में कंफ्यूज नहीं होता है। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हो, रेयरिंग करते हो हनी बी की। ठीक है, ताकि आपको हनी मिल सके। और सेरिकल्चर हम किसको बोलते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ फिश की रेयरिंग कर रहे हो तो इसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर या फिर एपीकल्चर। तो मैंने अभी अभी बताया कि इसको हम क्या कहते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ फिशेस की बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहलाते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं। आपको पता है ना, फिश जो होती है उसकी फैमिली का नाम भी क्या होता है? पाइसिस होता है। ठीक है, तो पिसीकल्चर कहते हैं हम जब हम सिर्फ और सिर्फ किसकी रेयरिंग कर रहे हैं? फिशेस की रेयरिंग कर रहे हैं। और आपको है ना बाकी सब टर्म का मीनिंग भी मालूम होना चाहिए। आपके जीके में भी पूछ लिया जाता है और साइंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? ठीक है, जब आप प्रोटीन ग्रेन्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज करते हो इसको ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं। अगर आप फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो इसको आप ब्लू रिवोल्यूशन बोलोगे। अगर आप एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो इसको आप ब्लू रिवोल्यूशन बोलोगे। या फिर अगर आप ब्लूबेरीज का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो इसको आप ब्लू रिवोल्यूशन बोलोगे। तो आपको पता है हमें है ना 3 टाइप के रिवोल्यूशन पढ़ाए जाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन। तो जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन होता है वो तो होता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो जब है ना इंडिया में खाने की बहुत कमी पड़ गई थी, ठीक है, हमें बाहर की कंट्रीज से खाना एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था? हमने कुछ हाइब्रिड वेराइटीज ग्रो की थी जिन्होंने है ना हमारे फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, हमारे इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? MS स्वामीनाथन है। ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या कहलाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है। अगर आप है ना मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे उसे हम क्या कहते हैं? वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब होता है जब आप अपने एक्वाकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो तो इसको हम क्या बुलाते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन बुलाते हैं। जब हम है ना अपने एक्वाकल्चर स्पीसीज का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है या फिर ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के फादर कौन थे? MS स्वामीनाथन। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, थोड़े दिन पहले उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश वेराइटी इज नॉट अ मेरीन फिश वेराइटी। और ये DSSB में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ट्यूना, पॉम्फ्रेट, कटला, मैक्रेल। तो आपको पता है 2 टाइप की हमारी फिश वेराइटी हो सकती है, एक होती है फ्रेश वाटर फिश, एक होती है मेरीन वाटर फिश। ठीक है, तो जो ट्यूना, पॉम्फ्रेट और मैक्रेल है ये तीनों के तीनों क्या है? हमारी मेरीन फिश है। और फ्रेश वाटर फिश इनमें से कौन है? कटला। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है DSSB का। नेक्स्ट है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश फीड ऑन द वीड्स। ऐसी कौन सी फिश है जो क्या खाती है? वीड्स खाती है। ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको उनके ऊपर फीड करती है। कटला, रोहू, मृगाल या फिर ग्रास कार्प। तो देखो जो हमारा फालतू उगा हुआ अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हम वीड्स बुलाते हैं और कभी कभी उसे हम कहते हैं ना घास उगा हुआ है। ठीक है, तो ग्रास कार्प जो फिश होती है वो क्या करती है? वीड्स को खा रही होती है। तो बहुत ही सिंपल है, ग्रास कार्प।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश कल्चर को है ना, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिश कल्चर को है ना आप किसी क्रॉप के कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हो, यानी कि आप फिश कल्चरिंग कर रहे हो उसके साथ ही है ना आप इस क्रॉप को भी उगा सकते हो उसी पानी का इस्तेमाल करके। तो कौन सी फसल की बात हो रही है? कॉटन की बात हो रही है, वीट की बात हो रही है, राइस की बात हो रही है, या फिर ग्राउंडनट की बात हो रही है? तो आपको पता है जो राइस होता है ना उसे पानी में उगाया जाता है, उसको बहुत पानी चाहिए होता है, स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, उसे काफ़ी सारा बहुत पानी कंज्यूम करता है हमारा राइस। तो उसी में जो पानी भरा रहता है ना उसी के अंदर हम क्या करते हैं अपनी फिशेस को भी उगा लेते हैं, ठीक है। तो उसी स्पेस का है ना डबल यूटिलाइजेशन होता है, उसमें एक क्रॉप भी उग रही है और एक एनिमल की भी आप रेयरिंग कर पा रहे हो, ठीक है। तो किसके साथ किया जाता है फिश कल्चर? हमेशा किस फसल के साथ किया जाता है? राइस के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है, ये भी एक डी रिप्लेस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बॉम्बे डक क्या है? एक डक का टाइप है, एक बर्ड का टाइप है, एक वीड का टाइप है, या फिर फिश का टाइप है? तो नाम सुन के आपको ऐसा लगेगा बॉम्बे डक, डक का नाम होगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। इतना आसान होता तो थोड़ी पूछते, ठीक है। तो ये क्या है? एक फिश वेराइटी का नाम होता है, ठीक है। बॉम्बे डक जो होती है वो एक फिश का नाम है, ठीक है। जैसे आपको पता है एक फिश होती है जिसका नाम है डॉग फिश, ठीक है। तो डॉग फिश जो होती है वो भी किसका नाम है? एक फिश का नाम है। बॉम्बे डक भी किसका नाम है? एक फिश का नाम है। डॉग फिश में तो फिर भी फिश वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? एक्वाकल्चर से, एग्रीकल्चर से, सेरीकल्चर से, या फिर वर्मी कल्चर से? तो अब तो ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमारा ब्लू रेवोल्यूशन होता है वो हमारे एक्वाकल्चर से एसोसिएटेड होता है। एग्रीकल्चर होता है जब आप क्रॉप को उगा रहे होते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर बुलाते हैं। अगर आप रेशम के कीड़े का पालन कर रहे हैं रेशम को प्राप्त करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। अगर आप है ना हमारे जो छोटे छोटे अर्थ वॉर्म होते हैं, ठीक है, अगर आप उनकी रेयरिंग कर रहे हैं खाद बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं, ठीक है। इसलिए है ना उस खाद को हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप का खाद होता है, एक होता है ऑर्गेनिक मैन्योर और एक होता है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद होता है जिसको कैसे बनाया गया होता है? केंचुओं की मदद से बनाया हुआ है। तो अगर आप उन केंचुओं की रेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनका बाद में यूज हो सके, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? वर्मी कल्चर बुलाते हैं। आपको ये सारे टर्म्स मालूम होने चाहिए, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। एपीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर क्या है? ठीक है, वर्मी कल्चर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश फार्मिंग दो तरीके की होती है, क्या यही वो दो तरीके हैं? कैप्चर फिशिंग, कल्चर फिशिंग? ओनली टू इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, बोथ इज करेक्ट, या फिर नन ऑफ दिस? तो आपको मैंने जब फिश टेक्नोलॉजी वाला लेक्चर कराया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो फिश फार्मिंग होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है कैप्चर फिशिंग और एक होती है कल्चर फिशिंग, ठीक है। तो अगर आप है ना किसी नहर में गए और आपने है ना वहाँ पे मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? कैप्चर फिशिंग के अंदर आता है। कैप्चर यानी कि आपने पकड़ना शुरू कर दिया है। कल्चर का मतलब होता है जब आपने है ना अपने आसपास एक पॉन्ड बनाया, उसके अंदर आपने जो है छोटे छोटे अंडे डाले और वो धीरे धीरे फिश में कन्वर्ट हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं? कल्चर फिशिंग, क्योंकि आपने सब कुछ बेसिक से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो दो टाइप होते हैं फिश फार्मिंग के, कैप्चर फिशिंग, कल्चर फिशिंग, ठीक है। और इसलिए दोनों के दोनों हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे हमें ना बहुत ही प्रेशियस पर्ल्स यानी कि मोती प्राप्त होते हैं, ठीक है। किसकी मदद से हमें मोती मिल पाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा लड़कियों को मोती बहुत पसंद होते हैं, बहुत सारी मोती की माला भी वो पहनते हैं, ठीक है। तो पर्ल हमें मिलता किससे है? ऑक्टोपस से मिलता है, भेटकी से मिलता है, ऑयस्टर से मिलता है, या फिर मोलेट से मिलता है? तो आपको पता है जो हमें पर्ल होता है वो हमें मिलता है ऑयस्टर से, ठीक है। अगर आप ऑयस्टर्स को पालोगे ना एक्वाकल्चर के अंदर, तो आपको उससे बाद में क्या मिलेगा? मोती मिलेगा, ठीक है, जो बहुत महंगा महंगा बिकता है, ठीक है। तो ऑयस्टर फार्मिंग भी होती है। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं एक्वाकल्चर से। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी फिश है जो क्या करती है? अगर आपका एक वाटर बॉडी है, उसका है ना एक सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है, एक मिडिल सरफेस होता है, एक बॉटम वाला सरफेस होता है। तो ऐसी कौन सी फिश होती है जो सरफेस पे रहना पसंद करती है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है ना, अपर सरफेस है, उस पर रहना पसंद करती है, यानी कि ऊपर ऊपर तैरती रहेगी वो, ठीक है, वहीं पे रहना पसंद करती है? रोहू, मृगाल, ग्रास कार्प, या फिर कटला? तो जो हमारी कटला होती है ना वो क्या करती है? उसे सरफेस के सबसे ऊपर यानी कि टॉप सरफेस पे रहना पसंद है, यानी कि वो ऊपर ऊपर आपको दिखाई देगी, घूमती रहती है। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी फिश है जो क्या करती है, मिडिल जोन में रहना पसंद करती है। यानी कि ना, अगर आप अपने वाटर बॉडी को देख रहे हो, सबसे ऊपर जो घूम रही थी वो तो थी कटला। अगर बीच वाले पार्ट में देखोगे, यानी कि जो ना एकदम बॉटम पे है ना एकदम टॉप पे, मिडिल वाले एरिया में जो घूम रही होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रोहू, मृगाल, ग्रास कार्प या फिर कटला। तो यहाँ पे कौन आता है हमारा, यहाँ पे आती है हमारी रोहू। ठीक है, सबसे टॉप पे रहती है कटला, फिर आती है रोहू, और जो मृगाल होती है हमारी वो रहती है बॉटम पे। ठीक है, तो हमारी कौन सी फिश है जो बॉटम में रहना पसंद करती है, तो वो होती है हमारी मृगाल। इसको एकदम तली में देखने को मिलेगी आपको, तली में तैरती रहेगी एकदम किसी भी वाटर बॉडी की। अच्छा बताओ, फिश फार्मिंग की मेजर प्रॉब्लम क्या है। पानी की कमी है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ फिशर्स यानी कि हमारे पास मछुआरे भी इतने नहीं है, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये भी है ना, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, DSSB में पूछा गया। तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। ठीक है, तो हमारे पास है ना, जब हम फिश फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के है ना एग्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है, किसमें, फिश फार्मिंग में। ठीक है, तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। ठीक है, जब आप फिश फार्मिंग करते हो तो आपके पास है ना अच्छी क्वालिटी के एग्स की बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको ही सीड्स कहते हैं। आप ये मत सोचना कि कोई बीज डालना था, बीज से यहाँ पे मतलब है मछली के छोटे छोटे अंडे, उसको सीड्स कह रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश फिंगरलिंग किसको कहते हैं। मछली के जो अंडे होते हैं उसको हम फिश फिंगरलिंग बुलाते हैं, जो 2 साल की मछली है उसे हम फिश फिंगरलिंग बुलाते हैं, जो 1 साल की मछली है उसे हम फिश फिंगरलिंग बुलाते हैं, या फिर है ना, जो मछली हमारे उंगली के बराबर होती है, हमारी उंगली के साइज़ की होती है, उसको हम फिश फिंगरलिंग बुलाते हैं। तो जो एक्चुअली हमारे फिंगर के साइज़ की फ़िश होती है उसका नाम क्या होता है, फिंगरलिंग होता है। सबसे पहले हमें एग्स मिलते हैं। ठीक है, एग से हमें क्या मिलता है, फ्राई मिलता है। ठीक है, फ्राई से क्या मिलती है, फिंगरलिंग बनती है। फिंगरलिंग क्या बनती है, ईयर रिंग बनती है, और ईयर रिंग के बाद क्या मिलता है, हमें अडल्ट फिश मिल जाती है। ये क्या है, हमारी फिश की लाइफ साइकिल है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी स्टेज कहाँ थी, आपसे लाइफ साइकिल को अरेंज करने के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश फ्राई क्या होता है। आप सबने फिश फ्राई ज़रूर खाया होगा ना, तो आपको लग रहा होगा कि फिश फ्राई उसी को बोलते होंगे। तो जो फिश के अंडे होते हैं उसको हम फिश फ्राई बोलते हैं, जो 3 से 4 महीने की फिश की एज होती है उसको हम फिश फ्राई बोलते हैं, 1 हफ्ते जिस फिश की एज है उसे हम फिश फ्राई बोलते हैं, या फिर जिसकी 1 हफ्ते से कम एज है उसको हम फिश फ्राई बोलते हैं। तो जो हमारे एग्स होते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी लाइफ साइकिल में, वो क्या होती है, फिश फ्राई होती है। ठीक है, यानी कि फ्राई बोलते हैं उसे। तो क्या होती है, जो मछली अभी 1 हफ्ते से भी छोटी है उसको हम क्या बोलते हैं, फिश फ्राई बोलते हैं। फिर है ना, वो 3-4 महीने में क्या होता है, फिंगर के साइज की हो जाती है, उसे हम फिंगरलिंग बोलते हैं। जब वो 1 साल की हो जाती है उसे हम ईयरलिंग बोलते हैं, और जब वो उससे बड़ी हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, अडल्ट फिश बोलेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए फिश फ्राई से यहाँ पे क्या मीनिंग है, ऐसी फिश जिसकी एज अभी 1 हफ्ते से भी कम है, छोटी है, बहुत ही छोटी है, सिर्फ अंडों से बाहर निकली है। नेक्स्ट है, हम एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में जेनेटिक इंप्रूवमेंट क्यों करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि हम है ना एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में बहुत सारे जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं, जिसके बहुत सारे वेरियस मेथड्स है। तो क्यों करते हैं, एक्वाकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं इसलिए करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी चाहिए ये इसलिए करते हैं, ठीक है, हमें अपनी पसंद का कलर चाहिए, शेप चाहिए फिश की इसलिए करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट करने के बहुत सारे कारण होते हैं, और ये जो सारे कारण मैंने यहाँ पे आपको बताए ये सारे के सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक्वाकल्चर का हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़े, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिले। ठीक है, हमारे जो फिश फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है उसका लेवल इंक्रीज़ हो, प्रोटीन जो हमें चाहिए अपने जनरेशन को फीड करने के लिए वो उसका लेवल इंक्रीज़ हो, क्योंकि फ़िश जो होते हैं वो बहुत ही रिच सोर्स होती है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, फिर हमें चाहिए ऐसी फ़िश मिले जिसके अंदर है ना डिजीज़ ना हो, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ना फैल रही हो, क्योंकि वो इंसानों में ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा हम है ना ये भी चाहते हैं कि उसका शेप और कलर हमारे अकॉर्डिंग हो। ऐसा हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि जो ऑर्नामेंटल फिशेज़ होती हैं उनमें हम बहुत सुंदर सुंदर कलर चाहते हैं ना। लोग अपने घर में एक्वेरियम को कब रखेंगे, जब उसमें बहुत सुंदर सुंदर फिशेज़ होंगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका जो होगा आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंप्रूवमेंट हम एक्वाकल्चर में करते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो इनमें से शॉर्ट टर्म के मेथड कौन कौन से आते हैं? ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट टर्म मेथड्स पढ़ाए थे, लॉन्ग टर्म मेथड्स पढ़ाए थे, तो आपको शॉर्ट टर्म मेथड्स बताने कि शॉर्ट टर्म मेथड इनमें से कौन सा मेथड है। डोमेस्टिकेशन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर क्रोमोसोम मैनिपुलेशन। ठीक है, तो आपको पता है जो डोमेस्टिकेशन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो तो हमारे लॉन्ग टर्म मेथड होते हैं, पर जो क्रोमोसोम मैनिपुलेशन है वो हमारा कैसा मेथड है? शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंप्रूवमेंट एक्वाकल्चर में जब हम करते हैं तो इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म मेथड है? सेक्स मैनिपुलेशन, क्रोमोसोम मैनिपुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग या फिर डोमेस्टिकेशन। तो आपको मालूम है जो हमारा सेक्स मैनिपुलेशन है, क्रोमोसोम मैनिपुलेशन है या फिर हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग है, ये सब हमारे कैसे मेथड है? शॉर्ट टर्म मेथड है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेथड में कौन आता है? हमारा डोमेस्टिकेशन आता है। नेक्स्ट है ग्लोफिश को हमने किस मेथड से बनाया है? ग्लोफिश एक ऐसी फिश है जो क्या करती है? चमकती है, जिसके अंदर हमने ना बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी डाली है, बायोलुमिनेंस वाली जीन इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, तो हमने इसको किस मेथड से बनाया है? क्रोमोसोम मैनिपुलेशन से, म्यूचुअलिज्म से, ट्रांसजेनेसिस से या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको पता है जो ग्लोफिश हमने बनाई ना उसको हमने ट्रांसजेनेसिस से बनाया, यानी कि हमने है ना एक ग्लो करने वाली जीन जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस की थी, जिसके बाद है ना इसने भी ग्लो करना शुरू कर दिया, इसलिए इस फिश का नाम ही क्या रखा गया है? ग्लो फिश रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम फिश के अंदर है ना ब्रीडिंग इंड्यूस करते हैं हार्मोन की मदद से, तो कौन सा हार्मोन हम उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं? एड्रेनल हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एलएच एंड एफएसएच और ऑक्सीटोसिन। तो पहले तो आपको कमेंट में है ना एलएच एंड एफएसएच की फुल फॉर्म बतानी है मुझे। ठीक है, और कहाँ से रिलीज होते हैं ये एलएच एंड एफएसएच, कौन से ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये भी आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो जब हम है ना फिश के अंदर ब्रीडिंग चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? एलएच एंड एफएसएच हार्मोन को उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं, और ये तो मैंने बता दिया यहाँ पे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इनका फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश के जो सीड होते हैं उनको हम कितने मेथड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? एक मेथड से, दो मेथड से, तीन मेथड से या फिर चार मेथड से? ठीक है, तो फिश के जो सीड्स होते हैं उनको हम दो मेथड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन एंड क्लोज मेथड, दो मेथड होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा एक्वेटिक एनिमल है जिसको आप बायोटेक्नोलॉजी में एज अ मॉडल यूज़ करते हो? यानी कि जब आप बायोटेक्नोलॉजी की लैब में काम कर रहे हो तो उसको है ना आप वहाँ पे मॉडल की तरह स्टडी करोगे। ठीक है, बहुत सारी स्टडी उसके ऊपर कर पाओगे, इसकी तरह आप उसको इस्तेमाल करते हो। कौन से को? डॉल्फिन को, वेल को, शार्क को या फिर जेब्रा फिश को? तो आपको पता है जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करने के लिए किसी मॉडल को इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो है ना बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, उसकी जो लाइफ साइकिल हो वो बहुत ही छोटी हो। ठीक है, तो वो हमारा लैब में आराम से उसके ऊपर स्टडी करना आसान हो। तो ऐसा हमारा जो मॉडल है वो कौन है? जेब्रा फिश है, क्योंकि डॉल्फिन बहुत बड़ी होती है, वेल बहुत बड़ी होती है, शार्क बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ऊपर से ये बहुत डेंजरस भी होती है। ठीक है, जो लैब में लोग काम कर रहे होंगे उनकी सेफ्टी इतना बड़ा इशू बन जाएगी। तो जो जेब्रा फिश होती है उसकी मैंने बहुत सारे फीचर्स आपको कराए थे जब मैंने आपको फिश टेक्नोलॉजी लेक्चर कराया था अप्लाइड जूलॉजी में। ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है MCQ की, जिसमें मैं क्या करती हूँ, पहले मैं उसका थ्योरी पोर्शन डालती हूँ, फिर उसके MCQ नीचे डालती हूँ। ठीक है, आप वहाँ से ऐसे देख सकते हो अगर आपका कोई भी टॉपिक मिस आउट हुआ है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अभी ग्रेजुएशन के बाकी टॉपिक भी कराऊंगी क्या? बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे अभी हम। ठीक है, अगर हमें टाइम मिला हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम तो ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जेब्रा फिश जो होती है वो बायोटेक्नोलॉजी में एज अ मॉडल यूज़ होती है। थैंक यू, आई होप आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की ज़रूर ट्राई करूँगी। ठीक है, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको मैं इंक्लूड करने की ज़रूर कोशिश करूँ। थैंक यू।